Jai Hind, dear students. Force Defense Academy welcomes you all. As we are seeing in the today's topic, the topic is what SSB see inside you. Most of the students think that as I failed in the SSB, as I not recommended in the SSB, so what exactly SSB see inside us? If someone tell me, I will prepare for that. तो बच्चों देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली वहाँ पर देखे जाते हैं। आपके 15 OLQs जो है वो तो आपके लिए हमेशा काम आते ही हैं, पर कहीं ना कहीं अगर उन 15 OLQs की बात हम करते हैं तो वो 15 OLQs बच्चों हमारे लिए एक टेक्निकल वर्ड हो जाता है। एक सोशल एडेप्टेबिलिटी से मतलब क्या होता है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस से मतलब क्या होता है, तो इन सारे वर्ड्स को हमने डिकोड किया और आपके लिए एक सिंपल फॉर्मेट में A to Z ऑफ SSB करके ले आए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि वास्तव में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर होना चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होने से या उन बातों की इंफॉर्मेशन आपके पास होने से आपको एक खुद में कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि नहीं। और एक और बात आपको बताते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और जब आप SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन के दौरान इन पॉइंट्स को टिक कीजिए कि क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मेरे अंदर ये सारे पॉइंट्स में से क्या मेरे अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम देखते हैं कि SSB में सबसे मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंस रखती है वो है आपका फैमिली बैकग्राउंड, कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको कितना पता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड कई सारी चीज़ें छुपाने की या कम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो वो उनके कारण है, मेरे कारण नहीं है। और अगर किसी बच्चे के पिताजी मजदूरी करते हैं तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं आप उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, आप सही इन्फॉर्मेशन उसके लिए लीजिए। फादर की इनकम कितनी, अपना घर परिवार कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको ठीक से पता है तो आप इस क्वेश्चन पर कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। फैमिली बैकग्राउंड के बाद में बात होती है हमारी एजुकेशनल करियर की। तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि साहब मैं तो डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहता हूं, या तो मेरा बचपन से सपना है, और फिर वो उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप पहले तय कर लीजिए कि आपने डिफेंस में जाने का कब सोचा और क्यों सोचा। ऑब्वियस सी बात है, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक पॉइंट आता है और उस पॉइंट पर उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। देन उसके साथ साथ आपका एजुकेशनल करियर क्या रहा है, आपके डिफरेंट बोर्ड्स में कितने मार्क्स रहे हैं, 5th से लेकर के 8th 11th 12th आपका क्या सब्जेक्ट रहा है। जनरली डिफेंस के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स एक बेसिक सब्जेक्ट होता है। तो उस एजुकेशनल करियर के दौरान आपके क्या मार्क्स रहे हैं। अगर मार्क्स में डेविएशन ज़्यादा है, कई बार स्टूडेंट्स का होता है कि 12th में मार्क्स बहुत अच्छे हैं पर 10th में कम है, कई बार 10th में अच्छे मार्क्स होते हैं पर 12th में कम है। तो मार्क्स के कम ज़्यादा होने का रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके स्कूल में NCC या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ थी जो आपको सोशल अवेयरनेस और इन सारी चीज़ों से जोड़ती है, तो आपने अगर की है तो उनके बारे में आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो आपकी कॉपी में लिखी हुई होना चाहिए। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनल करियर। तमाम बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं और आजकल पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पर कहीं ना कहीं ये बात सही नहीं है। जब आप ऑफिसर बनने के लिए जाते हैं तो ये चीज़ें भी मायने रखती है। इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्या आपने पढ़ाई, आपका सिलेबस तो आपने रट लिया, यू आर वेरी गुड इन स्टडीज़, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप PCM में बहुत अच्छे हैं, आप मैथमेटिक्स फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, तो आपको इंजीनियर बनना चाहिए। पर PCM में बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ आपके अंदर वो करेज, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आप फौज के मटेरियल होते हैं। तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट कितना है। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि वहाँ पर आपसे जो सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल है बस वही सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे, पूछे जाएंगे। अगर आपके पास किसी चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है तो नो वन विल आस्क यू अबाउट द सर्टिफिकेट्स। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 10th 12th तक वो बढ़िया अच्छे से वॉलीबॉल खेलता था, वो अपने स्कूल में खेला, डिस्ट्रिक्ट तक भी गया, हो सकता है कई बार सर्टिफिकेट्स नहीं होते। यहाँ जो चीज़ मायने रखती है वो ये रखती है कि क्या आपका उन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट था तो आपने उस इंटरेस्ट को किस तरह से आगे बढ़ाया, अपने अंदर इनकलकेट किया है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे बच्चों, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वही बात हम कर रहे थे, इंटरेस्ट की बात वहां पर हो रही थी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की। हर बच्चा कम से कम आपका कोई गेम, एक पर्टिकुलर गेम आपका होना चाहिए, वो गेम आपको बड़ा सपोर्ट करता है। पर एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे कि हमारे रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, गांव के स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने गांव के स्कूल्स में पढ़े होते हैं, तो वहाँ पर स्कूल्स के बाद एक सीमित जगह होती है जहाँ खेलने कूदने की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि आप खेलना कूदना तो चाहते थे, सुविधाएं ना होने के कारण आप नहीं खेल कूद पाए, तो क्या आप खेलना कूदना चाहते हैं, इन बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर है,
चाहे आपने पास्ट में बहुत कुछ खेला नहीं है, जनरली ये होता है कि कोई किसी भी बैकग्राउंड का अपने लोकल गेम्स तो वहाँ चलते ही चलते हैं, तो ये थोड़ा सा एक ध्यान देने वाला पॉइंट है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या होगा। अब अगला आता है बच्चों हॉबीज़। हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जब भी हॉबी के बारे में पूछा जाता है बच्चा लिख देता है प्लेइंग क्रिकेट। देखिएगा यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को हमने सेपरेट लिया है। पहला पॉइंट था आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स और दूसरा पॉइंट जो है आपका वो है बच्चों हॉबीज़। तो यहाँ पर हॉबीज़ एक अलग चीज़ होती है, आप समझ रहे हैं हॉबी क्या होती है। हॉबी वो चीज़ होती है जो आप अकेले कर पाएँ और आप खुशी और गम दोनों के टाइम पर अपना टाइम उसके साथ अच्छे से बिता पाएँ। हर स्टूडेंट की अपनी कोई ना कोई हॉबी जरूर होती है, किसी की रीडिंग होती है, किसी की गार्डनिंग होती है, किसी का जो है कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना होता है, और देयर आर सो मेनी डाइवर्सन इन दिस फैक्ट। हॉबीज़ अलग अलग हो सकती है। आपकी जो भी हॉबी है उस हॉबी को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बना करके रखिए। ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, जो भी कुछ आपका हॉबी है, बस हाँ आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हॉबीज़ के रिलेटेड जो है एक पूरा लेक्चर हम लेकर के आएंगे कि क्या हॉबी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। हॉबीज़ के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों ग्रास्प ऑफ जनरल नॉलेज। जनरली आप देखेंगे कि बच्चे जो है कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं और उसको आगे निकल जाते हैं। देखा जाता है कि आपके अंदर जनरल नॉलेज को ग्रास्प करने की कितनी पावर है। आपने अगर कोई इंसिडेंट होते हुए देखा है तो उस इंसिडेंट के बारे में आपको वो चीज़ कब तक याद रहती है, किसी इंसिडेंट को आप कोरिलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो जनरल नॉलेज को ग्रहण करना, जनरल नॉलेज की ग्रास्पिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल नॉलेज के ग्रास्प के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों रीडिंग हैबिट्स, कि ठीक है भाई अपने सब्जेक्ट्स जो हैं, अपने स्कूल्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, अपने कॉलेज के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ता तो हर स्टूडेंट है, तो इन सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है। इन सब्जेक्ट्स के अलावा हम और क्या पढ़ते हैं? कई बार जब आप किसी रिटायर्ड ऑफिसर से मिलेंगे, ऐसे ऑफिसर से मिलेंगे जो एसएसबी में रहे हैं या फिर नहीं भी रहे, हर ऑफिसर आपको एक ही बात कहेंगे, बेटा अपने सब्जेक्ट के अलावा भी आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन द रीडिंग ऑल्सो। तो यही आपकी रीडिंग हैबिट है कि भाई आप थोड़ा पढ़िए, अपने सब्जेक्ट्स की बुक्स के अलावा थोड़ा सा पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपके थॉट्स में डेवलपमेंट आएगा। आपके थॉट्स जब डेवलप होंगे तो आप किसी भी व्यक्ति के सामने आसानी से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएंगे। रीडिंग हैबिट्स के बाद में है बच्चों जनरल बिहेवियर, कि बंदे का जनरल बिहेवियर कैसा है, उसका सामान्य आचार विचार कैसा है, ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं तो एक दिन में चेंज हो जाऊंगा, जब भी मैं एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा उस दौरान मैं अपने आप को अपने हिसाब से मोल्ड कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। जैसा इंसान की आपने कई सारे मूवीज़ भी देखते हैं, उनके डायलॉग भी सुने होंगे, इंसान सब कुछ बदल सकता है, अपनी फितरत नहीं बदल सकता। इसलिए आपका जनरल बिहेवियर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है बच्चों कर्टसी एंड मैनर्स, कि आपके अंदर कर्टसी है, मैनर्स है या नहीं है। कोई भी काम हम करते हैं, जैसे कि हम मैनर्स में एडवर्ब्स भी पढ़ते हैं कि हर काम को करने का अपना एक तरीका होता है, अपने मैनर्स होते हैं, तो उसकी क्वांटिटी अपने अंदर कितनी है, क्या वो चीज़ है या नहीं है। अब देखिएगा मैनर ऑफ स्पीकिंग, नेक्स्ट आता है इसमें मैनर ऑफ स्पीकिंग। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके पास नॉलेज तो काफ़ी होता है पर उसको डिलीवर नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं डिलीवरी वहाँ पर उनके लिए एक बड़ी टेंशन वाला विषय होता है। तो आपको मैनर ऑफ स्पीकिंग पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। ग्रुप डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ लेक्चरेट जो होता है, यानी कि मैनर ऑफ स्पीकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर देखा जाता है बच्चों वोकेबुलरी, कि आप सही जगह सही वर्ड्स को चूज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, आपका वोकेब कैसा है। क्योंकि अगर आपका वोकेब अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका पीपीडीटी के दौरान स्टोरी राइटिंग में, टीएटी के दौरान स्टोरी राइटिंग में और डब्ल्यूएटी के दौरान भी आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो होगा बहुत अच्छा जाएगा। और वोकेबुलरी अच्छा होने से आपका पर्सनल इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए यू शुड फोकस ऑन द वोकेबुलरी ऑल्सो। वोकेबुलरी के बाद बात करते हैं बच्चों क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। कई बार बंदा ही इज नॉलेजेबल, ही हैज़ लॉट ऑफ आइडियाज़, बट वो चीज़ें वो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जब कोई बंदा अपने नॉलेज को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जब उसके अंदर क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप देखिए कि आप जो कहना चाहते हैं, अपनी बात को किसी को बताना अगर चाह रहे हैं तो आप उसको क्लियरिटी के साथ रखें। क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसएसबी। अब देखिए अगला एटिकेट, कि आप में चलने फिरने उठने बैठने के एटिकेट्स हैं या नहीं है। ये एटिकेट्स मायने रखते हैं बच्चों। इंटरव्यू रूम में आप एंटर हो रहे हैं, एंटर होने के बाद आपसे क्या बात हो रही है, आप किस तरह से सीट ले रहे हैं, किस तरह सीट छोड़ रहे हैं, वहीं पर काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड कर दी जाती है, वहीं पर कई सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है। तो एटिकेट्स का बड़ा रोल है। एटिकेट्स के साथ में बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी हमने कहा कि मैनर ऑफ स्पीकिंग, एटिकेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से।
आप नॉलेज तो गेन करते हैं, नॉलेज को गेन करने के साथ साथ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना है। जब आपके अंदर थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, जब आपके अंदर थोड़ा सा अपने आप जब कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको अंदर से फील होगा कि नहीं आई कैन डू। और बच्चों यही चीज़ होती है, दो मेंटेलिटी के बच्चे होते हैं और इन दोनों मेंटेलिटी के स्टूडेंट्स के अंदर ये डिफरेंस आप अक्सर देखेंगे। एक बच्चा होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा आपके मन में चल रहा है, कहीं ना कहीं उसी तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा रहना है। जब आप प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, जब आप इतनी सारी चीज़ों को करके समझ के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड बी कॉन्फिडेंट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा वैल्यू रखता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा मायने रखता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके चलने फिरने, घूमने, बोलने सब में दिखाई देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद हम बात करेंगे बच्चों एनी स्पीच डिफेक्ट। जनरली ये होता है बच्चों कि जब आप वहाँ पर एसएसबी देने के लिए गए हैं, आप ऑफिसर हैं, तो आप ऑफिसर हैं तो अपने लोगों को कमांड एंड कंट्रोल करेंगे, तो आपकी स्पीच में थोड़ी क्लियरिटी हो, क्योंकि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और सामने वाला कुछ और समझ रहा है, या फिर आपका मैसेज प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ एक दिक्कत हो सकती है। तो एसएसबी के दौरान ये भी चीज़ है कि आप स्पीच डिफेक्ट भी थोड़ा सा देख लिया जाता है। फिर होता है बच्चों विल पावर। विल पावर को हम लोग हिंदी के जो बहुत लोग हैं वो कहते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, आप किसी को काम को करने के लिए कितने दृढ़ संकल्पित है। आप अपने आप को बाईपास से ले जाने की कोशिश तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं कि खुद को बचा लें और दूसरे लोगों को आगे कर दें। किसी काम को करने, फौज को ज्वाइन करने की विल पावर आपके अंदर कितनी है, विल पावर बड़ी मायने रखती है। विल पावर के बाद है बच्चों रेंज ऑफ आइडियाज। रेंज ऑफ आइडियाज देखिए, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर, चाहे आप इंडिया अमेरिका रिलेशन की बात करें, चाहे आप इंडिया इजराइल के रिलेशन की बात करें, या फिर हम किसान आंदोलन की बात करें, आपके अंदर जो रेंज ऑफ आइडियाज है वो कितनी है। मान लीजिए आप वुमन अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन की बात करें, तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन की बात करें तो आपके आइडियाज क्या क्या हैं, क्यों और क्या कैसे होता है, ये चीजें मायने रखती है। तो आपके आइडियाज के अंदर एक रेंज थोड़ी सी होना चाहिए, ब्रॉड लेवल पर आपकी थिंकिंग होना चाहिए। सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप कन्फाइंड ना हो जाएं, आपके आइडियाज के अंदर वहां रेंज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला देखिए क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप एंड सोशल अवेकनिंग। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होना चाहिए, तो सब लोग कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, पर एक बच्चे ने आज सुबह ही मेरे से पूछा सर लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है। तो बच्चों सिर्फ इतनी सी बात है कि लीडरशिप क्वालिटी वो होती है कि चार लोगों के साथ में आप रह रहे हैं, तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और आप जैसा कह रहे हैं वैसा वो करने को तैयार हैं। और दूसरा, आपने अपनी बात उन पर थोपी नहीं है, दे आर सेल्फ एग्री, वो स्वयं ही एग्री हैं आपके साथ चलने के लिए। अगर ऐसा है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, सोशल अवेकनिंग की बात भी वहां पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करंट पॉलिटिकल थिंकिंग। हम देखते हैं कहीं ना कहीं फौज जो है 2007 तक हम देखते थे स्टूडेंट्स की 2007 तक फौज का डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पर जब से डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइजेस स्टार्ट हुई है, जब से डिफरेंट कंट्रीज के बीच में युद्धाभ्यास शुरू हुए, तब से फौज का डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत बढ़ गया है। अभी नेपाल भी हमारी फौज के कुछ ऑफिसर्स गए थे, अलग अलग देश की यात्राएं करते रहते हैं। तो एक बंदा जो ऑफिसर बनने वाला है उसकी करंट पॉलिटिकल थिंकिंग को लेकर खुद की क्या थिंकिंग है, खुद का उसके बारे में सोचना क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में भी आपको सोचना है। अगला है बच्चों रिलीजन एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। रिलीजन एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग, यहां पर बात आई है बच्चों कि आप धर्म के बारे में और उसकी सोच के बारे में, जैसा कि हम लोग हैं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष कंट्री है देश के अंदर, तो उस बारे में हमारे क्या विचार है, किस तरह से हम सोचते हैं, कैसा हमारा सोच और लोगों को साथ में लेकर के चलने का नजरिया कैसा होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीजन एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग भी वहां पर मायने रखती है। फिर है बच्चों प्रॉम्प्टिट्यूड। प्रॉम्प्टिट्यूड के लिए कहते हैं मुस्तैदी, है ना, जिसको हम कहते हैं कि इनिशिएटिव टेकिंग, कि आपको कोई काम करना है पर उस काम को करने में आप कितना प्रॉम्प्टिट्यूड दिखाते हैं, कितनी मुस्तैदी दिखाते हैं, कितनी फुर्ती दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंतजार करते हैं कोई दूसरा उस काम को करेगा, नहीं नहीं भाई कोई दूसरा उस काम को करेगा नहीं, अगर उस काम के अंदर मेरा पार्टिसिपेशन है देन आई शुड ट्राई, आई विल बी द फर्स्ट हु विल डू दैट वर्क। ठीक है, तो प्रॉम्प्टिट्यूड भी वहां पर बहुत मायने रखता है। फिर है बच्चों चीयरफुलनेस ऑफ स्पिरिट। आप किसी भी काम को करते हैं, आपने सोच तो लिया एनडीए क्लियर करना है, एनडीए क्लियर करना है, हर हाल में क्लियर करना है, पर उस काम को करने के दौरान आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत तनाव में आप दिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे पे एक स्माइलिंग, आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए बच्चों। सीने में डिटर्मिनेशन होगा, करेज होगा, सारी बात वहाँ पर करेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, वो मुस्कुराहट होगी जो काम को एक तरह से ऐसा कि हमने काम कर लिया, हम सफल हो गए हैं, ऐसा चीयरफुलनेस अगर आपके अंदर है तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। प्रीजुडाइजेस, कई बार हम कई सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही कुछ विचार बना लेते हैं और फिर अपने विचारों पर ही टिके रहते हैं, अपने विचारों को हम
जो है चेंजेस करना नहीं चाहते, तो इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर देखी जाती है कि बंदा पहले से ही प्रीजुडाइज्ड तो नहीं है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, अब देखिएगा नॉलेज ऑफ हिस्ट्री की जब बात करें, अलग अलग एंट्रीज से अलग अलग स्टूडेंट्स जाते हैं। जनरली स्टूडेंट्स एनडीए सीडीएस एफकेट क्लियर करके जाते हैं, और कई सारी डायरेक्ट एंट्रीज भी होती है जिसके अंदर टेक्निकल एंट्री स्कीम, बीटेक एंट्री, एसएससी टेक और आईनेट के थ्रू भी जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक बात है बच्चों की, हिस्ट्री का नॉलेज कितना है, क्योंकि देखिए आप, इंसान अपने इतिहास को जब जानता है, समझता है, तो उस हिस्ट्री के बेसिस पर बहुत आगे के डिसीजंस वो ले सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमको बहुत ज़्यादा अपनी एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री ना पता हो, तो एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, और साथ ही हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी वॉर हिस्ट्री रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है जितने इतने सारे युद्ध लड़े, डायरेक्ट फाइट जिसने किए। तो आपको जो है नॉलेज ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, ये कहने की बात नहीं है, अगर बंदे के अंदर सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म नहीं है तो वो इंटरव्यू देने जाएगा ही नहीं। तो हम सब लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तभी तो आप इस वीडियो को इतना यहाँ तक देख पाए हैं। आगे देखते हैं बच्चों, नॉलेज ऑफ करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। ये सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात आई है कि बंदे के अंदर सब कुछ है पर वो नॉलेज गेन नहीं कर रहा है। तो मेन और लास्ट जो कुछ होता है, आप न्यूज़पेपर्स को देखिए, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, इंडिया के जो मोस्ट जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इफेक्टिव कंट्रीज़ हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को और वर्ल्ड के सिनेरियो को मेंटेन करते हैं, इन कंट्रीज़ के और इंडिया के बीच में जो बातें हो रही है उसका नॉलेज हमको कितना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था A to Z ऑफ SSB। अगर आप इस पूरे लेक्चर को ठीक से सुने हैं, इस पूरे लेक्चर में आपने सारे पॉइंट्स को नोट किए हैं, तो ये पॉइंट्स आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे, और आप इन पॉइंट्स पर इंप्लीमेंट करने के बाद आफ्टर 1 मंथ इस वीडियो को जरूर देखना, और फिर कमेंट बॉक्स में लिखना कि इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली। SSB से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ के साथ में हम आपके साथ आते रहेंगे। आपका जो है सहयोग मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।